हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, मुझे एक चीज यहाँ पर आपसे डिस्कस करनी है, क्योंकि आज की जो हमारी कविता है, मैं थोड़ी सी उसके नाम से कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कवि ने इस कविता का नाम आदमी का अनुपात आखिर क्यों दिया होगा। आखिर वो इस कॉस्मिक जर्नी को मैथमेटिकली किन चीजों से ऐड करते हैं, वो मुझे समझना है। दूसरी चीज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने किसी को ऐसा कहते सुना है कि मनुष्य की ऊंचाई उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके विचारों से होती है। बिल्कुल सही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी छोटा हो सकता है, लेकिन आदमी का जो अहंकार है वो कई बार आसमान से भी ऊंचा हो जाता है। जिस दिन इंसान अपने अंदर के रियल अनुपात को समझ लेगा, वो अपनी एक कॉस्मिक स्केल समझ लेगा, उस दिन उसके लिए इस ब्रह्मांड में, इस जीवन में उसका जीवन और सरल हो जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है कि आदमी के अनुपात के बारे में आखिर कवि क्या बताना चाहते हैं। ये जो हमारी कॉस्मिक जर्नी है वो हमें कहाँ ले जाती है। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं कवि का परिचय। छोटी सी कविता, बड़ी प्रेरणादायी कविता, जिसे लिखा है गिरजा कुमार माथुर ने। आइए शुरू करते हैं उनका परिचय। तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनपद में हुआ था। उनके पिता देवी चरण माथुर भी कविताएं लिखते थे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मिस कविताएं लिखने का दौर उनके परिवार से ही, उनके पिता से शुरू हुआ, जिसको उन्होंने जारी रखा। गिरजा कुमार माथुर आकाशवाणी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आकाशवाणी में उन्होंने कई काम किए। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने कई नाटक, गीत, कहानी और निबंध भी लिखे। उनकी अनेक कृतियां प्रकाशित है, जिसमें मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीलापंख, चमकीले और मैं वक्त के हूँ सामने बहुत प्रमुख प्रकाशित इनकी कृतियां हैं। और ये जो कृतियां अभी इसमें पढ़ी हमने, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यही कई बार पूछ ली जाती है। उन्होंने प्रसिद्ध भावांतर गीत हम होंगे कामयाब की रचना भी की है। तो ये था हमारा कवि से परिचय। अब जानते हैं कविता में क्या कहा गया है, जिसका नाम है आदमी का अनुपात, और बहुत ही सरल व्याख्या इसकी की गई है। दो व्यक्ति कमरे में छोटे, कमरा है घर में और घर है मोहल्ले में। यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात की गई है। कविता का आरंभ एक छोटे से सरल अवलोकन से होता है। कहा गया है कि दो व्यक्ति जो हैं वो एक छोटे से कमरे में रहते हैं, लेकिन कमरा उनसे बड़ा है। यहाँ पर कमरे को बड़ा होने से मतलब यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति जो है, हम यूनिवर्सल लड़ाई की, युद्ध की तो बात छोड़े हैं, व्यक्ति जो है एक घर में, एक कमरे में भी एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। वही बात यहाँ पर कही गई है। फिर कवि यहाँ पर एक क्रम बनाता है। कमरा एक घर के अंदर है और वह घर एक मोहल्ले के अंदर है। इससे पता चलता है कि हर चीज किसी न किसी चीज का, बड़ी चीज का हिस्सा है। कमरा घर के अंदर है, घर मोहल्ले में है, और मोहल्ला अब, और ये क्रम इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। इस भाग में कवि ने विस्तार का क्रम शुरू किया है, जहां आदमी सबसे छोटा केंद्र बिंदु है। मोहल्ला, इसको ठीक करेंगे। मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, और देश कई पृथ्वी पर। कवि अपने बड़े से बड़ा वाली सीढ़ी पर चढ़ता जाता है। मोहल्ला मिलकर नगर बनाता है, नगर मिलकर प्रदेश बनाते हैं, और कई प्रदेश मिलकर देश बनाते हैं। ऐसे कई देश मिलकर पूरी पृथ्वी बनाते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमारा घर, शहर और देश वास्तव में एक विशाल प्रणाली के सबसे छोटे हिस्से मात्र में है।
यहाँ पर कवि जो कहते हैं उनका केवल एक छोटा सा दृष्टिकोण है और वह वैश्विक दृष्टिकोण का संकेत हमें मिलता है। मनुष्य केवल अपने देश को बहुत बड़ा समझता है, देश का मतलब है अपना घमंड, लेकिन कवि उसे पृथ्वी के एक छोटे हिस्से के रूप में यहाँ पर दिखा रहा है। अनगिनत नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। अब कवि पृथ्वी से बाहर निकलकर हमें ब्रह्मांड और नक्षत्र, अंतरिक्ष की तरफ ले चलता है। वह छोटे से बड़े और फिर बड़े से छोटे की तरफ हमें ले जाता है। वो कहता है कि मनुष्य, सिंपल सी बात इसमें कही गई है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मांड, पृथ्वी में, पृथ्वी अंतरिक्ष में, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन कोई छोटा है और कोई बड़ा है। लेकिन सर्वोपरि जो इस कविता में बताया है, वो बताया है व्यक्ति का अहंकार, ईर्ष्या, घमंड और एक दूसरे से नफरत। फिर यहाँ पर वह कहता है कि असंख्य तारों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी बहुत पृथ्वी जो है बहुत छोटी है। वह करोड़ों में एक है, अनोखी तो है लेकिन बहुत छोटी। फिर भी कवि एक सुंदर बात कहता है, वह छोटी सी पृथ्वी ही सबको अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ पर लघुता और विराटता का द्वंद्व, मतलब एक दूसरे को, एक दूसरे के अपोजिट बताया है। लघुता मीन्स छोटा, विराट मीन्स बड़ा रूप। एक और पृथ्वी ब्रह्मांड में छोटी है, दूसरी ओर वह हम सबके लिए सब कुछ है। परिधि नभगंगा की लाखों ब्रह्मांड में अपना एक ब्रह्मांड हर ब्रह्मांड में। कवि कहता है कि आकाश गंगा की सीमाओं के अंदर लाखों ब्रह्मांड है, लेकिन मनुष्य, यहाँ अपना शब्द बहुत गहरा बताया। यहाँ जो बताई गई है बात, अपना, इस शब्द को बहुत गहराई से कवि ने व्यक्त किया है। अपने अहंकार में मनुष्य बैठा है, वह सोचता है कि बस उसका अपना ब्रह्मांड ही सब कुछ है। यानी मनुष्य अपने छोटे से घर, देश या विचारधारा को ही पूरा संसार मानकर बैठा है। यहाँ मानवीय अहंकार पर व्यंग किया गया है। ब्रह्मांड विशाल है, फिर भी मनुष्य अपना ब्रह्मांड बनाकर उसमें कैद होता है। मनुष्य के द्वारा अपनी ही सीमाएं तय की जाती है। वो अपने विचारधाराएं खुद बनाता है, अपने व्यवहार खुद तय करता है। उसे सोसाइटी में लोगों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए वो खुद डिसाइड करता है। तो कितनी ही पृथ्वियां, मुख्य लाइन है यहाँ पर कविता की, ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। यहाँ पर कई पृथ्वियां ब्रह्मांड का हिस्सा है, लेकिन इस पृथ्वी पर रहने के बाद भी मनुष्य अहंकार, एक दूसरे से नफरत करता है, घृणा करता है, रिश्तों में स्वार्थ है। संख्यातीत शंख सी दीवारें हैं, दीवारें जो केवल रेत और सीमेंट से बनी नहीं, उसने अपनी मानसिकताओं की दीवार बना के रखी है। और इतना सब होने के बाद भी मनुष्य जो है अपने आप को दूसरे का स्वामी बताता है, उन पर राज करने की सोचता है। यह कविता का सबसे तीखा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। कवि पूछता है कि ब्रह्मांड में इतनी सारी पृथ्वियां हो सकती है, लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ और घृणा की असंख्य शंख सी दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ये दीवारें असली पक्की दीवारें नहीं, बल्कि मानसिक दीवारें हैं, जिसमें जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी और इन सब दीवारों के पीछे खड़ा होकर मनुष्य खुद को दूसरे का मालिक समझता है। बिल्कुल, कवि के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वे अपने छोटेपन को भूलकर अहंकारी हो जाता है। वो भूल जाता है कि वह इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में सबसे छोटा है, लेकिन अहंकार सबसे बड़ा। तो यही उसका अनुपात और त्रासदी का कारण ही ये है। देशों की कौन कहे एक कमरे में वो दुनिया रचाता है, यह है अनुपात आदमी का विराट से। फिर यहाँ पर कवि ने छोटे से बड़े की तरफ हमें ले जाते हुए दिखाया, और अंत में उसने हमें बताया, वही कमरे से शुरू होकर उसी कमरे में वो हमें ले जाता है कि देशों की कौन कहे। देश में जो त्रासदी चल रही है, जो झगड़े चल रहे हैं, यूनिवर्सल फाइट चल रहा है, उसकी तो छोड़िए, हम इंसान एक कमरे में, एक घर में हम ठीक से रह नहीं पाते हैं। तो यही है अनुपात
आदमी का। फिर वही बात यहाँ बताई गई है कि दो देशों के बीच की दीवारों की तो बात ही छोड़ो, एक छोटे से कमरे में रहते हुए भी दो इंसान एक दूसरे के लिए अलग अलग दुनिया बना लेते हैं। एक कमरे में लोग होते हुए भी वे मानसिक रूप से एक दूसरों से मीलों दूर होते हैं, और उसका एकमात्र कारण है लड़ाई और गलतफहमी। अंत में कवि सीधा कहता है कि यह अनुवाद आदमी का विराट से, यानी जब मनुष्य इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी तुलना करता है तो उसे समझ आना चाहिए कि वह कितना छोटा है। कविता का शीर्षक आदमी का अनुपात यहाँ स्पष्ट होता है। विशाल ब्रह्मांड और लघु आदमी के बीच का अंतर हमें बताया गया है। ये जो कॉस्मिक जर्नी है, घर से शुरू होकर ब्रह्मांड पर खत्म होती है, जो कवि ने बखूबी हमें इस ब्रह्मांड की सैर कराई और आदमी के व्यवहार और इस ब्रह्मांड का जो विशाल रूप है, उस दोनों के अनुपात को हमें समझाया है। हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां और कितनी ही सृष्टियां हैं। कविता का यह अंतिम भाग एक प्रश्न की तरह खुला छोड़ दिया है। कवि कहता है कि देखो, इस विशाल ब्रह्मांड में हर जगह अनगिनत पृथ्वियां, भूमियां और सृष्टियां हो सकती है। फिर हम अपने छोटे से कमरे या देश को लेकर इतना क्यों झगड़ते हैं? यह एक विचारोत्तेजक अंत है जो पाठक को अपनी सोच की सीमाओं के लिए विस्तार करने के लिए, सोचने के लिए वो मजबूर करता है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं, इस पाठ को समझते हैं, तब हम थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कवि ने हमको मैथमेटिकली किस स्केल से हमें कनेक्ट किया है। वो यही स्केल से हमें कनेक्ट करता है, ब्रह्मांड से, घर से शुरू होकर वो ब्रह्मांड पर खत्म करता है। यह वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को जगाता है। कवि मानवता से कहता है कि अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। तो ये थी हमारी छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी कविता। मुझे बहुत मजा आया इस कविता को पढ़ने में और आपको समझाने में। अब कविता का सार पढ़ते हैं कि यह कविता विनम्रता, ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाती है। गिरिजा कुमार माथुर एक साधारण कमरे से शुरू करके पूरे ब्रह्मांड तक का सफर हमें कराते हैं। इस यात्रा में वे दिखाते हैं कि हमारी पृथ्वी, हमारा देश, हम स्वयं इस विशाल सृष्टि के सामने बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटे हैं। परंतु घमंड, हमारा अहंकार, ईर्ष्या बहुत बड़ी। ब्रह्मांड में हम बहुत छोटे हैं, ये इसका एक वैज्ञानिक तथ्य। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मुख्य संदेश को ध्यान रखेंगे। फिर भी हम अहंकार और ईर्ष्या की ऊंची दीवारें खड़ी करते हैं। हमें अपना अनुपात, यानी हमें हमारी हैसियत पता होनी चाहिए। जो कवि ने हमारा तुलनात्मक अध्ययन किया है इस ब्रह्मांड से, वह हमें समझना चाहिए। नफरत की दीवारें गिराकर प्रेम और सहयोग को अपनाना ही विराट हमें बनाता है। तो इस कहानी से, सॉरी, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, मीन्स विनम्रता से रहना चाहिए। अलगाव की समाप्ति, वसुदेव कुटुंबकम की भावना अब लोगों में समाप्त हो गई है, उस भावना को बनाकर रखना चाहिए। वैश्विक नागरिकता, पृथ्वी, पहले पृथ्वीवासी बने, फिर देश, राज्य और बाकी की, घर की, मोहल्ले की, पड़ोसियों की बात करें। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना बंद करें। नकारात्मकता का त्याग करें। ईर्ष्या और घृणा को छोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। दृष्टिकोण का विस्तार, छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद करें। तो ये था हमारा आज का आदमी का अनुपात, जो कि कविता मुझे तो बहुत अच्छी लगी और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस कविता में जो मैंने ये कंटेंट क्रिएट किया है, इसमें पंक्ति दर पंक्ति एक एक चीज का भावार्थ मैंने ऐड किया है। आप यहाँ से इसे अच्छे से समझ सकते हैं। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ, आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में। बाय बाय।